डिवाइन चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल महसाना एंड अडालज ने आज ये सेशन होस्ट किया है। नमस्कार, माय नेम इज़ मोहित मंगल। आई एम अ करियर काउंसलर, आई एम ऑथर ऑफ करियर गाइड 2020, जिसको सीबीएसई दिल्ली ने रिकमेंड किया है और सारे के सारे सीबीएसई स्कूल्स को अक्रॉस द वर्ल्ड भेजा है। आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों से मैं 3 एरियाज पे बात करूंगा। फर्स्ट इज कि 10th के बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप लोगों से एक मैं सेल्फ असेसमेंट टूल शेयर करूंगा, जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम ऑप्शन आपके लिए सबसे सही ऑप्शन होगा। और तीसरा, इस पूरे सेशन के अंदर आप लोगों से मैं 325 से ज्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में बातचीत करूंगा। सो आपको काफी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, काफी सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में मिलेगी, एंड आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू टेक द राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ आफ्टर ग्रेड 10। तो चलिए, लेट अस क्विकली गेट ऑन टू द सेशन। आई बिलीव आप सब लोग, जैसा कि मुझे कम्युनिकेट किया गया था, 9th ग्रेड से हैं। सो मैं अपना जो टॉक है वो 9th ग्रेड के लेवल पे ही वो करूँगा, फिक्स अप करूँगा। बट दिस सेशन इज सूटेबल, अगर पेरेंट्स भी आपके साथ बैठना चाहते हैं या बैठे हैं, इट इज़ ग्रेट। लेट मी फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आयरनी ऑफ 10th। नेक्स्ट ईयर आप लोग 10th में जाने वाले हैं। जैसे ही आप 10th में पहुंचते हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यू बिकम एन एडल्ट। आप एक एडल्ट हो जाते हैं, जिनको मैं एक्चुअली यंग एडल्ट्स कहता हूं। लेकिन कोई भी ये बिलीव करने को तैयार नहीं होता। आपको पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, रिलेटिव्स भी, जितने भी आपके आसपास एडल्ट्स हैं, उनके लिए आप कल भी बच्चे थे, आज भी बच्चे हो और कल भी बच्चे रहोगे। सो आयरनी ऑफ 10th इज दैट यू बिकम एन एडल्ट, बट नोबडी एक्सेप्ट्स इट, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। दूसरा, जैसे ही आप 10th में जाते हैं तो एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे बोर्ड का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, अगर आप किसी भी चीज के लिए पेरेंट्स को बोलें कि मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूं, क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, बाहर डिनर करने जा सकता हूं क्या, छुट्टियां हैं तो क्या मैं किसी रिलेटिव के घर जा सकता हूं, हर चीज में आपको एक ही चीज सुनने को मिलती है, नो। 10th बोर्ड्स एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। That is the second irony. And third is, you start getting a lot of free consultation from everywhere. ढेर सारी आपको फ्री ज्ञान, फ्री एडवाइस मिलती है। किसी भी एडल्ट से मिलो, वो आपको पकड़ के बिठा लेते हैं, बोलते हैं कि मैं बताता हूं बेटा करियर में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई ऑलवेज टेल चिल्ड्रन, डोंट लिसन टू एवरीवन। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं डोंट लिसन टू एवरीवन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मम्मी पापा की बात सुनना बंद कर दें, अपने पेरेंट टीचर्स की बात सुनना बंद कर दें। इसीलिए मैंने नीचे एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी है, लिसन टू ओनली दोज हु हैव अ जेन्युइन कंसर्न फॉर यू। दैट मीन्स जिन लोगों का आपके करियर में, आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, दोज आर दी पीपल जिनको आपके साथ एक जेन्युइन कंसर्न है। और उसमें 2 ही कैटेगरीज के लोग हैं, एक है आपके पेरेंट्स और एक आपके टीचर्स। ये लोगों के पास आपके बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है, बिकॉज ये लोग आपको काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्व करते हैं। सो लिसन टू ओनली दोज हु हैव सम observational understanding with you and have a genuine concern. So coming on to career assessment, जब हम करियर असेसमेंट की बात करते हैं, हम प्राइमरीली 4 पैरामीटर्स के ऊपर बच्चों को असेस करते हैं। बच्चे का ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट। ये 4 चीज़ों के ऊपर बच्चे को हम एनालाइज करके नेक्स्ट उसको प्लान ऑफ एक्शन देते हैं। आज के इस सेशन में, क्योंकि ये ओवरऑल टूल तो काफ़ी लंबा चौड़ा टूल है, आपके साथ मैं एप्टीट्यूड के बेसिस के ऊपर बात करूंगा। और मेरा मानना है कि अगले 3-4 मिनट अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो बहुत सारे आपको
सेल्फ असेसमेंट में मदद मिलेगी. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर एप्टीट्यूड. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड होता क्या है? फंडामेंटली आपने सबने अपना बचपन आपको याद होगा. अगर अपना बचपन याद नहीं है तो आपने अपने छोटे ब्रदर सिस्टर को किसी को बड़े होते हुए देखा होगा. वो भी नहीं तो आपने सोसाइटी में कोई बच्चों को बड़े होते हुए देखा होगा, या अभी कोई छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे होंगे, उनको आप डेली लेवल पे ऑब्जर्व करते होंगे, देखते होंगे. 3 तरह के स्पेसिफिक आपको कैटेगरी के बच्चे बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलते हैं. पहली कैटेगरी का बच्चा है जिसको पापा मार्केट से वो छुक छुक चलने वाली ट्रेन लाके देते हैं. वो बच्चा ट्रैक के ऊपर ट्रेन रखता है, चालू करता है, ट्रेन छुक 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 घूमती है, लेकिन उसको ट्रेन चलाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इस चीज में इंटरेस्ट है कि पापा कमरे से बाहर कब जाएंगे, ताकि वो ट्रेन को खोल के तोड़ के देख सके अंदर से ये चलती कैसे है. और पापा कमरे से अंदर आते हैं थोड़ी देर बाद तो एक बैटरी के साथ एक मोटर लगा के बच्चा बोलता है पापा देखो ट्रेन ऐसे चलती थी ट्रेन का हैप्पी बर्थडे हो गया. और एक दूसरी कैटेगरी का बच्चा है जिसको ट्रेन, प्लेन, कार, हेलीकॉप्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है. उसको बस मैं और मेरा मिकी माउस. वो एक रफ पेपर लेगा, उसके ऊपर एक कार्टून ड्रॉ करेगा, उसको स्केच करेगा, पेंट करेगा, क्रेयॉन कलर करेगा. शाम को पापा ऑफिस से घर वापस आएंगे तो उनको जाके दिखाएगा, बोलेगा पापा सी दिस इज यू. और तीसरी कैटेगरी का एक बच्चा है जिसको कार, इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है. उसको बहुत सारे सवाल पूछने में इंटरेस्ट है. इज वेरी इंक्विजिटिव. आप उस बच्चे को बोलो कि बेटा जिसके ऊपर आप क्लास लगा रहे हो उसको कंप्यूटर कहते हैं या टैबलेट कहते हैं, वो पूछेगा क्यों. जिस पे आप बैठे हो उसको चेयर बोलते हैं, क्यों. ऊपर जो घूमता है हवा देता है उसको पंखा कहते हैं, फैन कहते हैं, क्यों. एक दिन पापा ऑफिस से घर आके बोलते हैं बेटा मैं तेरा पापा हूं, बोलता है क्यों. सो ही हैज अ लॉट ऑफ इंक्विजिटिवनेस टू आस्क क्वेश्चंस. इन तीनों बच्चों में फर्क क्या है? इन तीनों बच्चों में प्राइमरी फर्क है एप्टीट्यूड. पहले बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि तुम ट्रेन तोड़ देना, दूसरे को सिखाता नहीं है कार्टून बनाओ, तीसरे को कोई कहता नहीं है परेश रावल बन जाओ, मम्मी पापा को परेशान करो. दे आर चिल्ड्रन हु कम अप विद देयर ओन डिफरेंट नेचुरल कनेक्ट एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज नेचुरल बेंट ऑफ माइंड. इनकी नेचर एक सेपरेट डिफरेंशियल यूनिक एबिलिटी हर बच्चे की बनाती है टू ऑपरेट. और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, ग्रेड 8, 9, 10 तक पहुंचते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ये एप्टीट्यूड सब्जेक्ट एरियाज में बदल जाता है. कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनको आप हमेशा देखोगे जिनके मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स होते हैं. आप बहुत मेहनत भी करते हो, एफर्ट भी डालते हो, फिर भी आपके मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स नहीं आते. और कुछ एक कैटेगरी के बच्चे ऐसे हैं जिनके हमेशा सोशल साइंसेज में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में टॉप मार्क्स आते हैं. फर्क क्या है? इन दोनों के एप्टीट्यूड में फर्क है. जो सब्जेक्ट किसी बच्चे को नेचुरली, कंफर्टेबली, आसानी से फटाफट समझ आ जाता है, वो बच्चे को हम कहते हैं कि उसका उस सब्जेक्ट के रिलेटेड एप्टीट्यूड हाई है. और जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डिस्कंफर्ट फील होता है, उसमें आपका टेक्निकली सब्जेक्ट कंफर्ट और जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं वो लो है. तो चलिए कुछ बेसिक्स और अंडरस्टैंड करते हैं. आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी बोर्ड में, किसी भी कंट्री में पढ़ें, 10th तक प्राइमरीली आप 5 कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स में एक्सपोजर लेते हैं. उसमें पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स. दूसरी कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं साइंसेस, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं. तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं सोशल साइंसेस, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं. चौथी कैटेगरी लैंग्वेजेस, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, रीजनल लैंग्वेज कोई जैसे गुजराती वो भी आ सकती. और पांचवी कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल एंड सो ऑन. यही 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स में आपको 10th लेवल तक एक्सपोजर मिलता है. और इन
डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक्सपोजर का एप्टीट्यूड के साथ क्या कनेक्ट है। अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो रिजल्टेंट में पॉसिबिलिटी है कि आपका न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड भी हाई होगा। या अगर आपके ये एप्टीट्यूड्स हाई हैं तो डेफिनेटली आपका मैथ्स अच्छा होगा, यू विल एंजॉय मैथ्स। अगर आपका साइंस अच्छा है तो आपके लाइफ साइंसेज एप्टीट्यूड, मैकेनिकल, रिसर्च एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, फिजिकल साइंसेज और अर्थ साइंसेज एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये एप्टीट्यूड्स स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर आप सोशल साइंसेज में बहुत स्ट्रांग इंटरेस्ट रखते हैं, आप कंफर्ट फील करते हैं, तो आपका लीगल एप्टीट्यूड, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, सोसाइटल एप्टीट्यूड, थ्योरेटिकल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिकल एप्टीट्यूड, ऑब्जर्वेशनल एप्टीट्यूड हाई हो सकता है। अगर आप लैंग्वेजेस में बहुत स्ट्रांग हैं तो आपका लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन एप्टीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल, एक्सपीरियंशियल एप्टीट्यूड, ये हाई हो सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एरिया में स्ट्रांग हैं तो आप काफी सारे स्किल ओरिएंटेड एप्टीट्यूड्स में हाई हो सकते हैं, विच कुड बी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, क्रिएटिव एप्टीट्यूड, स्पोर्टी एप्टीट्यूड, परफॉर्मिंग एप्टीट्यूड, culinary aptitude, people aptitude, digital aptitude, and so on. So 10th के बाद हमको किस बेसिस के ऊपर सिलेक्शन करना चाहिए स्ट्रीम का या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का? क्या मार्क्स के बेसिस पे? मैं हमेशा बच्चों को और पेरेंट्स को बोलता हूं, मार्क्स का एप्टीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऑल्सो मार्क्स का इंटेलिजेंस के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, एंड दस इंटेलिजेंस का इंटर्न स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मार्क्स साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स लेने का बेसिस होना चाहिए? आंसर इज नो। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का सब्जेक्ट कंफर्ट यूनिक है। तो क्या दोस्तों के पीछे लग के जाना चाहिए? अगेन as I said, each one of you are unique. आप सब अलग हैं, डिफरेंट हैं। आपका पीयर ग्रुप अलग है आपसे, तो जरूरी नहीं है कि जो दोस्तों के आपके दोस्तों का एप्टीट्यूड है वही एप्टीट्यूड सेम आपका होगा। पेरेंटल इन्फ्लुएंस में जाना चाहिए, मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं तो मेरे को डॉक्टर बन जाना चाहिए, आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट बन जाना चाहिए, लॉयर्स हैं तो लॉ में चले जाना चाहिए। आंसर इज जेनेटिक्स का भी एप्टीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है। हो भी सकता है कि आपके अंदर उस तरह का एप्टीट्यूड हो और आप उस एप्टीट्यूड में हाई हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो। तो क्या मेरे को मार्केट में ऐसे करियर ढूंढने चाहिए जो आने वाले वक्त में अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, ज्यादा पैसे देने वाले होंगे? अगेन आंसर इज कभी भी करियर को पकड़ के उसके अंदर बच्चा फिट नहीं किया जाता। बच्चे का ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करके उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करियर ढूंढ के उसको दिया जाता है, और उसी करियर में आपका सक्सेस होने का चांस हाईएस्ट होता है। सो द पॉइंट इज, स्ट्रीम सिलेक्शन का बेसिस होना चाहिए सब्जेक्ट कंफर्ट एट 10th लेवल। 10th लेवल पे कौन से सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में आप कंफर्टेबल हैं। जैसे कि हम सबको पता है 10th के बाद 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साइंस ए ग्रुप, जिसके अंदर आप प्राइमरीली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं। साइंस बी ग्रुप, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं। कमर्शियल स्टडीज, जिसके अंदर आप अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, जिसके अंदर आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो मैं अब आपको हर एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के लिए 10th लेवल पे कौन से सब्जेक्ट्स या एप्टीट्यूड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो शेयर करूंगा, प्लस उस पर्टिकुलर प्योर एरिया में किस तरह के प्रोफेशंस आप टेक अप कर सकते हैं वो शेयर करूंगा। इसके लिए मैं ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का टाइम लूंगा। उसके बाद मैं ऑप्शंस ओपन करूंगा। आप अपना क्वेश्चन जो भी है उसको सिंगल शॉट में, सिंगल फॉर्मेट में चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप वो सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करता रहूंगा। प्लीज अपना क्वेश्चन बार बार कॉपी पेस्ट मत करिएगा, उससे चैट बॉक्स भी स्पैम होगा, मुझे आपको आंसर देने में भी
क्वेश्चन ढूंढने में भी दिक्कत होगी. सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज पुट योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन इन अ सिंगल शॉट इन द चैट बॉक्स. कमिंग टू साइंस ए ग्रुप, किसको जाना चाहिए साइंस ए ग्रुप में? जिस बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है और मैथ्स के साथ साथ साइंस और स्पेसिफिकली उसमें भी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा है. ये कॉम्बिनेशन अगर आपका स्ट्रांग है, और जब मैं बहुत अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि आपका कंफर्ट एब्जॉर्प्शन लेवल जो है उसमें 90-95% लेवल प्लस होना चाहिए. अगर ये आपके अंदर है तो मे बी आप साइंस ए ग्रुप के लिए सही बच्चे हैं. अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, तो अभी आपके पास 2 साल का वक्त है. केमिस्ट्री में दबा के मेहनत करो. अगर आप ए ग्रुप में जाना चाहते हैं, इसके बाद मैं आपको प्रोफेशंस दिखाऊंगा, उन प्रोफेशंस में आपको इंटरेस्ट है, तो मतलब आपको 10th लेवल तक मैथ्स और साइंस में सॉलिड मेहनत करके उन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर अपना एप्टीट्यूड ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा. देन एंड ओनली देन इट मेक्स सेंस कि आप साइंस ए ग्रुप लें. साइंस ए ग्रुप लेने के बाद आप प्योर इंजीनियरिंग के अंदर 50 से ज्यादा ऐसी स्पेशलाइजेशंस हैं या ब्रांचेस हैं जिसमें इंजीनियर बन सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम एरोस्पेस to aeronautical, chemical, electronics, engineering, physics, fire technology, genetics, geoinformatics, instrumentation, leather technology, mechanical, mining, petrochemical, polymer production, robotics, textile. So you can see there are more than 50 different branches of engineering जिसके अंदर आप प्रोफेशन बना सकते हैं. 12th के बाद after taking science A group, that is combination of physics, chemistry and maths in 11th and 12th. Also आर्किटेक्चर और प्लानिंग के एरिया में आप जा सकते हैं. आर्किटेक्चर में जाने के लिए अब 2019 ऑनवर्ड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कंपलसरी हो गया है, और वो करने के बाद आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, सर्वेयर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कंजर्वेशन ऑफिसर, इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप आर्टिस्ट, रेस्टोरेशन आर्टिस्ट, स्पेशल डिजाइनर, टाउन प्लानर, अर्बन प्लानर एंड सो ऑन. ऑल्सो साइंस ए ग्रुप के बाद आप पायलट बन सकते हैं. यू कैन बिकम जॉइन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, और यू कैन बिकम अ फैशन टेक्नोलॉजिस्ट. ये सारे वो एरियाज हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन जो है वो कंपलसरी है. नेक्स्ट वी कम टू साइंस बी ग्रुप. किसको जाना चाहिए? जिस बच्चे का तीनों साइंसेस बहुत स्ट्रांग है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तीनों में आपका लेवल, कंफर्ट, एब्जॉर्प्शन 90-95% लेवल प्लस है. बी ग्रुप करने के बाद सबको पता है एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं एलोपैथिक डॉक्टर या डेंटिस्ट. उसके अलावा आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, होम्योपैथ डॉक्टर, सिद्ध डॉक्टर, नेचुरोपैथ और यूनानी डॉक्टर. प्योर मेडिकल साइंसेज में अगर आपको नहीं जाना, उसके बियॉन्ड आप पैरामेडिकल साइंसेज में जा सकते हैं, जिसके अंदर आप टेक्नीशियन बन सकते हैं मल्टीपल एरियाज में, विच में इंक्लूड एडवांस केयर, एनेस्थीसिया, कार्डियोवैस्कुलर, क्रिटिकल केयर, ऑपरेशन थिएटर. आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, ट्रॉमा थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, या आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं इन द एरिया ऑफ डायलिसिस, इमेजिंग, लेबोरेटरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्थल्मिक, ऑप्टोमेट्रिक, परफ्यूजन एंड सो ऑन. पैरामेडिकल साइंसेज के बाद रिहैबिलिटेशन साइंसेज में भी आप जा सकते हैं, जिसमें आप चाइल्ड वेलफेयर स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल सोशल वर्कर, काउंसलर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ऑर्थोटिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट इन द एरिया ऑफ ऑडियोलॉजी, ऑडिटरी, डेवलपमेंटल, रिहैबिलिटेशन, स्पीच एंड सो ऑन. बी ग्रुप के बाद आप वेटरनरी साइंसेज या फिशरी साइंसेज में भी जा सकते हैं. वेटरनरी साइंसेज के अंदर यू कैन बिकम part of animal husbandry and dairying, animal biotechnologist, animal genetist, nutritionist, ecoculturist, dairy scientist, fishery scientist, mariculturist, pisciculturist, livestock production technologist, poultry scientist और veterinary bioscientist, pathologist और surgeon. इसके बाद चाहे आपने A ग्रुप लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉम्बिनेशन, या B ग्रुप लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कॉम्बिनेशन, उनके कोई भी स्टूडेंट्स या तो प्योर साइंसेस या तो एग्रीकल्चरल साइंसेज के एरिया में जा सकते हैं. प्योर साइंसेज के अंदर क्या ऑप्शंस हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, बायोफिजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, केमिस्ट, फोरेंसिक साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट,
फिजिकल साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, सीस्मोलॉजिस्ट, स्टैटिस्टिशियन और जूलॉजिस्ट। इसके अलावा एग्रीकल्चरल साइंसेस के अंदर भी आप जा सकते हैं, जिसके अंदर यू कैन बिकम एन एग्रीकल्चरिस्ट, सीरीकल्चरिस्ट, एक्वाकल्चरिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरिकल्चरिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, सॉइल, वेजिटेबल और फ्रूट साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, एग्रोनोमिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट वी कम टू कॉमर्स। अगर 10th लेवल पे आपका मैथ्स और सोशल साइंसेस, और सोशल साइंसेस में स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आसानी से ग्रास्प आप कर पाते हैं, तो आप कमर्शियल स्टडीज या कॉमर्स के लिए सही बच्चे हो सकते हैं। कॉमर्स करने के बाद यू कैन बी एन एक्चुअरी, ऑडिटर, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस प्लानर, फाइनेंस कंट्रोलर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, स्टॉक ब्रोकर, टैक्स ऑडिटर और टैक्स कंसल्टेंट। ह्यूमैनिटीज किसको लेना चाहिए? आर्ट्स। अगर आपका सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस इन दोनों का कंफर्ट बहुत अच्छा है तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के लिए सही बच्चे हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन बी अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, ज्योग्राफर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, क्यूरेटर, एडिटर, जर्नलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, रिस्टोरर, सोशल वर्कर और ट्रांसलेटर। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर आपने मैथ्स का और सोशल साइंसेस का कॉम्बिनेशन बता दिया, मैथ्स का और साइंस का कॉम्बिनेशन बता दिया, अकेले साइंस बता दिया, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन बता दिया, लेकिन अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा एक्सपोजर रखता है, ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसके पास दो तरीके हैं। एक, वो 10th के बाद डिप्लोमा प्रोग्राम में चला जाए in the area of engineering, technology, agricultural sciences, paramedical, rehabilitation, design, fine arts, performing arts, computer applications, event management, travel tourism, foreign language, healthcare and yoga और vocational studies। और दूसरा ऑप्शन है कि 10th के बाद जो relatively most suitable 11th 12th का उसको स्ट्रीम लगता है उसमें वो चला जाए, और फिर 12th के बाद वो शिफ्ट कर जाए जनरल स्ट्रीम के अंदर। और 12th के बाद जनरल स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शंस हैं? वन कैन गो फॉर आर्म फोर्सेस, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल स्टडीज। क्विकली इन सब के अंदर किस तरह के प्रोफेशंस, किस तरह के एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं, उसका मैं डिटेलिंग आपको फटाफट 10 मिनट के अंदर दे दूंगा। आर्म फोर्सेस की बात करें तो यू कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 12th के बाद। बिजनेस मैनेजमेंट में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, ब्रांडिंग मैनेजमेंट, पोजीशनिंग मैनेजमेंट। यू कैन गो फॉर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस या एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट। ये सारे ऑप्शंस बिजनेस मैनेजमेंट के बाद अवेलेबल हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बहुत सारे बच्चे 11th 12th में साइंस लेते हैं या मैथ्स लेते हैं ये सोच के कि आगे कंप्यूटर्स में जाने के लिए शायद वो कंपलसरी है या होगा। आंसर इज नो। इवन ह्यूमैनिटीज के बच्चे 12th के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एरिया में जा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एरिया में आपके पास एप्लीकेशन डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑडियो एंड वीडियो ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल सोशल मीडिया, एथिकल हैकिंग, ई गेमिंग, गेम डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मैनेजमेंट। इस तरह की ढेर सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एंड वंस अगेन आंसर इज यस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्रिप्टोग्राफी, किसी भी एरिया में जाने के लिए 11th 12th के अंदर ना तो साइंस की रिक्वायरमेंट है ना तो मैथ्स की कोई कंपल्शन है। किसी भी सब्जेक्ट के बाद आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एरिया में जा सकते हैं। कमिंग टू डिजाइन, आप एनिमेशन में जा सकते हैं, अप्लाइड आर्ट्स में, सिरेमिक और ग्लास, एग्जीबिशन, फाइन आर्ट्स, फिल्म एंड वीडियो, फर्नीचर, ग्राफिक, प्रोडक्ट, इंटीरियर, टेक्सटाइल, विजुअल एंड सो ऑन। ढेर सारे प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं।
इकोनॉमिक्स करने के बाद आप एक्चुअली बन सकते हैं बैंकर, बिजनेस एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, डेटा, फाइनेंस, पोर्टफोलियो, रिस्क, पॉलिसी, मार्केट सर्च, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ढेर सारे एरियाज के अंदर आप एनालिसिस का काम कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, जिसके बाद आप फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन में जा सकते हैं, जिसको हम किचन ऑपरेशंस या शेफ बनना भी कहते हैं। आप फूड एंड बेवरेजेस सर्विस में जा सकते हैं, जिसको हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कहते हैं। आप हाउसकीपिंग या रूम मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। उसके अलावा फ्रंट ऑफिस हैंडलिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंक्वेट मैनेजमेंट या गेस्ट रिलेशंस के एरिया में भी जा सकते हैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद। नेक्स्ट वी कम टू लॉ। लॉ करने के बाद यू कैन बिकम एन एडवोकेट, आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट, डिप्लोमेट, इन्वेस्टिगेटर, जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। You can become a lawyer, legal advisor, litigator, mediator, professor, prosecutor, social activist or solicitor. Next we come to liberal arts और liberal studies. Liberal studies एक बहुत beautiful नया concept है, जिसमें आप starting में अपनी डिग्री फिक्स नहीं करते। आप एक फाउंडेशन ईयर में जाते हैं, जिसमें आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट, कमर्शियल स्टडीज, साइंसेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सबके मिक्स्ड सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और थर्ड ईयर के अंदर मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर आप मेजर सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का लेते हैं तो आपको बीए ऑनर्स का डिग्री मिलता है। मेजर सब्जेक्ट मैनेजमेंट का लेते हैं तो बीबीए ऑनर्स, कॉमर्स का लेते हैं तो बीकॉम ऑनर्स, और साइंस का अगर लेते हैं तो बीएससी ऑनर्स का सब्जेक्ट आपको मिलता है। और उसके बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं ढेर सारे बहुत डिफरेंट टाइप के करियर्स हैं, जिसके अंदर आप लिबरल स्टडीज के बाद जा सकते हैं, विच में इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस कंसल्टेंसी, क्रिएटिव राइटिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस, एनवायरमेंटल अफेयर्स, फिल्म एंड टेलीविजन, ह्यूमन सोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, जर्नलिस्ट, एनजीओ मैनेजर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिशर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, टीचिंग, टेक्निकल राइटिंग एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। ये करने के बाद आप एंकरिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, ब्लॉग राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट, डायरेक्शन, एडिटर, फिल्म मेकिंग, फैशन कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया प्रोग्रामिंग, फोटो जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन स्पेशलाइजेशन, रिपोर्टिंग, विजुअल मर्केंडाइजिंग, इनमें से किसी भी एरिया में जा सकते हैं। आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में जा सकते हैं, जिसकी प्राइमरीली 3 कैटेगरीज हैं, सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग। वो करने के बाद आप एक्टर या एक्ट्रेस बन सकते हैं, कोरियोग्राफर, कंपोजर, डांसर, डायरेक्टर, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, स्क्रीन राइटर, सिंगर, टैलेंट मैनेजर, थिएटर आर्टिस्ट, ट्रेनर और वोकलिस्ट। स्पोर्ट्स के एरिया में आप जा सकते हैं, जिसमें आप बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की डिग्री कर सकते हैं। ये करके आप अनाउंसर, एथलीट, कोच, कमेंटेटर, इक्विपमेंट मैनेजर, फिजिकल ट्रेनर, रेफरी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्टेडियम मैनेजर बन सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोकेशनल स्टडीज में आप जा सकते हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे यू कैन बी पार्ट ऑफ एनिमेशन, अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस, डेटा एनालिटिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड साइंस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इंटीरियर डिजाइन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रिटेल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी, थिएटर एंड एक्टिंग और वेब टेक्नोलॉजी। फाइनली आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एक सिंगल फॉर्मेट में आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। बट बिफोर आई गेट ऑन, IQ डिजिटल, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हम लोग 10th के बाद जिन बच्चों को नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं 12th के बेसिस के ऊपर, उसकी 2 ईयर की या 11th के बाद 1 ईयर की या क्रैश प्रोग्राम में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, जिसके अंदर अगर आपको नेशनल लेवल पे लॉ की तैयारी करनी है या होटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लिबरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सोशल साइंसेज, इनमें से किसी एरिया में किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो यू कैन कनेक्ट टू आवर ऑफिस। अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, नहीं समझ आ रहा 10th के बाद किस तरह से डिसीजन लें, क्या स्ट्रीम सिलेक्ट करें, और आपको पर्सनल करियर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे ऑफिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं 7600 सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन के ऊपर। माय आईडी इज IQ Mohit
and my website is mohitmangal.com. Thank you so much for your attention.